द चोला किंगडम। इस वीडियो में हम देखेंगे उस चोला एम्पायर के 450 सालों के इतिहास के बारे में, जिसने साउथ इंडिया पॉलिटी को स्टेबलाइज करते हुए अपना डोमिनेंस न सिर्फ इंडिया में बढ़ाया, बल्कि उसके बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया में भी। हम ये भी समझेंगे कि कैसे अपनी नेवल सुप्रेमेसी को यूज कर उन्होंने खुद को कावेरी डेल्टा से उठाकर इंडियन ओशन रीजन का रीजनल हेजेमन बना दिया, और कैसे वो चोला से इंपीरियल चोला बन गए। ओरिजिन। वैसे चोलास का इतिहास काफी पुराना है। इस नाम के एक किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले कावेरी डेल्टा के अराउंड कुछ 300 बीसी में हुआ, जिसका मेंशन अशोका के एडिक्ट्स में भी है। हिस्टोरियंस इन्हें अर्ली चोला कहते हैं, लेकिन वो इनके किंगडम को एम्पायर का दर्जा नहीं देते और कहते हैं कि ये कावेरी डेल्टा के अराउंड ही लिमिटेड था। हमारे वीडियो का टॉपिक ये अर्ली चोला नहीं, बल्कि चोला एम्पायर या इंपीरियल चोलास हैं, जिनकी हिस्ट्री लगभग 850 एडी में स्टार्ट होती है। इनका अर्ली चोलास से कोई लिंक था या नहीं, ये बात काफी डिस्प्यूटेड है। खैर, इंपीरियल चोला डायनेस्टी के फाउंडर विजयालया थे, जो पल्लवास के फ्यूडिटरी थे, यानी वो पल्लवास को अपना एलिजेंस ओ करते थे। 6th और 7th सेंचुरीज में कावेरी डेल्टा दो डायनेस्टीज, पल्लवास ऑफ कांची और पांड्याज ऑफ मदुराई के बीच डिवाइडेड था। पांड्याज मदुराई और केरला के रूलर थे, वहीं पल्लवा तेलुगु स्पीकिंग एरियाज के अनडिस्प्यूटेड किंग्स। ये वही पल्लवा थे जिनके एक रूलर नरसिम्हा वर्मन ने कन्नौज के हर्षवर्धन को हराने वाले चालुक्यन किंग पुलकेशन II को बुरी तरह से डिफीट किया था। लेकिन ये किंगडम्स 9th सेंचुरी तक काफी वीक हो चुके थे और इनके बीच साउथ इंडिया की सुप्रेमेसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। विजयालया चोला ने इनकी वीकनेस और राइवलरी का फायदा उठाकर खुद को भी इस स्ट्रगल में झोंक दिया और पांड्या से तंजावुर को छीनकर अपनी कैपिटल बना लिया। बाद में विजयालया के बेटे आदित्य I ने पल्लवा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय और चोला एम्पायर को फर्दर स्ट्रेंथन किया। कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर इन इंडिया। चोलास के इंडियन एक्सपीडिशंस की बात करें तो 925 में परांतक I ने राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण II को डिफीट किया और अपना इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न टेरिटरीज में एक्सपैंड किया। लेकिन चोला एम्पायर के सबसे पावरफुल किंग्स राजराजा चोला I और राजेंद्र चोला I थे, जिन्हें एम्पायर के कंसोलिडेशन और उसे कावेरी डेल्टा के बियॉन्ड एक्सपैंड करने का क्रेडिट दिया जाता है। इनकी बदौलत ही चोलास का कंट्रोल नॉर्थ में कृष्णा गोदावरी बेसिन से लेकर साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स और वेस्ट में लक्षद्वीप से लेकर ईस्ट में मलया पेनिनसुला तक फैल गया था। राजेंद्र I ने राजराजा को सक्सीड किया, जिनका इंडिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट था गंगा बेसिन का कैंपेन और ओडिशा और पाला रूलर्स पर मैसिव विक्ट्री। इसके बाद उन्हें गनिगईकोंडा चोला का टाइटल मिला, जिसका मीनिंग है कॉन्करर ऑफ द गैंजीज। इसका सेलिब्रेशन चोला एम्पायर में काफी धूमधाम से हुआ और राजेंद्र ने इस विक्ट्री को मार्क करने के लिए गनिगईकोंडा चोलापुरम नाम की नई कैपिटल का कंस्ट्रक्शन करवाया, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में लोकेटेड है। 1025 एडी से लेकर अगले 250 साल तक ये चोलास की कैपिटल बनी रही। फॉरेन कॉन्क्वेस्ट्स। चोला किंगडम के सबसे बड़े अचीवमेंट्स उनके फॉरेन कॉन्क्वेस्ट रहे, जिसकी वजह से उन्हें इंपीरियल चोला का दर्जा दिया गया। चोलास को इंपीरियल इसलिए बोला गया क्योंकि मॉडर्न इंपीरियल कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम की तरह ये भी कुछ फॉरेन टेरिटरीज के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू कंट्रोल और वहां के रिसोर्सेज को खुद की प्रॉस्पेरिटी में यूज करते थे। हिस्टोरियंस चोलास के इस पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम को स्यूडो कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। खैर, चोलास का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉरेन कॉन्क्वेस्ट परांतक I का श्रीलंका कैंपेन था, जिसको फिनिश राजराजा ने किया। राजराजा के श्रीलंकन एक्सपीडिशन को लॉर्ड राम के कैंपेन से करते हुए थिरुवलंगडु प्लेट्स कहते हैं
कि ड्रामा वॉज एक्सेल्ड बाय हिज किंग हुज पावरफुल आर्मी क्रॉस्ड द ओशन बाय शिप्स एंड बर्न्ट अप द किंग ऑफ लंका। इसके साथ चोलाज ने मालदीव्स में भी अपना कंट्रोल एक्सपैंड किया। वैसे राजराजा के टाइम ही चोला एम्पायर काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था, लेकिन फिर भी राजेंद्र ने साउथ ईस्ट एशिया के श्री विजय एम्पायर पर एक मैसिव अटैक किया, जहां पर विक्ट्री के बाद भी उन्होंने सिर्फ इनडायरेक्ट कंट्रोल मेंटेन किया। तो सवाल यह है कि इतना रिस्की और एक्सपेंसिव कैंपेन राजेंद्र ने लॉन्च ही क्यों किया जब डायरेक्ट रूल का कोई प्लान नहीं था? इसका जवाब हमें उस वक्त की इकोनॉमी, लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिंकेजेस में मिलता है। वैसे तो चोलाज के श्री विजय पर अटैक का इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट कैम्बोडियन अंकोर डायनेस्टी और श्री विजय एम्पायर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। अंकोर चोलाज के एलाय थे और जब अंकोर और श्री विजय के बीच वॉर हुआ तो राजेंद्र ने भी अंकोर के सपोर्ट में श्री विजय पर अटैक कर दिया। लेकिन यह फिर भी इतने बड़े कैंपेन को जस्टिफाई नहीं करता। दूसरी थियोरी के हिसाब से इसका कॉज तमिल गिल्ड्स और मैरीटाइम सिल्क रूट का पॉलिटिक्स था। मैरीटाइम सिल्क रूट से अब्बासिद कैलिफेट और चाइना के टांग डायनेस्टी के बीच हो रहे प्रॉस्पेरस ट्रेड में साउथ इंडियन पोर्ट्स और मलया पोर्ट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, जो शिप्स के लिए ट्रांजिशन पॉइंट्स थे और जहां वो रिफ्यूलिंग के लिए रुकते थे। इस ट्रेड का मोनोपोली तमिल गिल्ड्स के पास था, जिनका कंट्रोल मलयन पोर्ट्स में भी था। लेकिन इस दौर में शिप बिल्डिंग टेक्निक्स काफी इंप्रूव हुए और अब शिप्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे, जिसकी वजह से दो ट्रांजिशन पॉइंट्स फ्यूटाइल हो गए और मोस्ट शिप्स केवल मलया पोर्ट्स में रुकने लगी। इसकी वजह से इंडियन तमिल गिल्ड्स को काफी नुकसान हुआ। बाद में श्री विजय एम्पायर ने मलया बेस्ड तमिल गिल्ड्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन चालू कर दिया और गिल्ड्स की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। कहते हैं कि इन गिल्ड्स की लॉबिंग पावर की वजह से ही शायद राजेंद्र ने श्री विजय पर अटैक किया। राजेंद्र को यह भी डर था कि कहीं ये गिल्ड्स एनिमी किंगडम्स को सपोर्ट न करने लगे। रीजन कुछ भी हो, पर एक बात फैक्ट है कि राजेंद्र ने अपनी अनमैच्ड नेवल सुप्रेमेसी की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में बड़ी जीत हासिल की। राजेंद्र की नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी लेगेसी को कमेमोरेट करने के लिए 1972 में एक नेवल ट्रेनिंग एकेडमी का नाम टीएस राजेंद्र रखा गया। खैर, इस एक्सपीडिशन के बाद साउथ ईस्ट एशिया से श्री विजय एम्पायर खत्म हो गया और वहां छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हुए, जिन्होंने चोलाज की सुजरेनिटी और उनके मिलिट्री बेसिस को अपने किंगडम्स में एक्सेप्ट किया। इसका फाइनल आउटकम यह हुआ कि अगले एक सेंचुरी तक साउथ ईस्ट एशिया में तमिल गिल्ड्स का डोमिनेंस बना रहा और मैरीटाइम सिल्क रूट पर चोलाज की हेजेमनी भी।